उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी सदाकत खान की फोटो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। यूपी के प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया सदाकत खान की फोटो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है, जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है सदाकत खान समाजवादी पार्टी का करीबी है। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ऑफिशियल ट्विटर से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें वह बीजेपी विधायक के पति के साथ दिख रहा है। सदाकत की तस्वीर को लेकर सपा और भाजपा में पिक्चर वॉर चल पड़ी है। इस हत्याकांड में यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी अरबाज को मार गिराया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि इस हत्याकांड की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। इस हॉस्टल में अवैध रूप से रहता था सदाकत खान। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में जो भी सरकार होती है वो छापा मारती है। पहले यही काम कांग्रेस करती थी और अब ये काम बीजेपी कर रही है। दरअसल आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो आपस में टकरा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि बजट पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सबकी सुनवाई तभी होगी जब जातीय जनगणना होगी, क्योंकि इसके बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तभी राम राज्य और समाजवाद आएगा, लेकिन सरकार इसके खिलाफ है। अखिलेश ने ये भी कहा कि मेरा इसी लखनऊ में एक धार्मिक आयोजन में जमकर विरोध हुआ था। अखिलेश ने सदन में कहा कि वो बताएं कि शूद्र क्या है। अगर ये ढाल न होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। रामचरित्र मानस विवाद पर भी सदन में अखिलेश यादव ने आज सफाई दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो और उनकी पार्टी रामचरित्र मानस के विरोध में नहीं है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं बल्कि सभी के होते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज 24। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में तथाकथित घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी कि गिरफ्तारी में पूछताछ का पहला दिन है। दरअसल में आज जो रिमांड लेने के 5 दिनों के रिमांड लेने के बाद सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कि कई चीज़ों से, सबूतों से आमना सामना कराएगी सीबीआई। संभव है कि आरोपी जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ भी आमना सामना कराएगी और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया किस तरह का जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं। एक जानकारी ये भी मिली है कि मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हो रही है उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है कि वो क्या जवाब देते हैं। सिसोदिया को क्या तमाम पक्षी दलों को फंसाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बार इस जांच में सीबीआई की साख का भी सवाल खड़ा हुआ है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर दिल्ली सरकार और दिल्ली के सरकार का कामकाज कैसे चलेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी। बतौर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया अगले महीने अपना 9वां बजट पेश करने वाले थे। इस वक्त वो बजट को फाइनल रूप दे रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला बजट कौन पेश करेगा। माना जा रहा है कि सिसोदिया के बाद सबसे अधिक मंत्रालय वाले कैलाश गहलोत के पास हैं और यही वजह है कि अब सीएम जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके अलावा भी ये सवाल उठ रहा है कि अब अगले सरकार का कामकाज कैसे चलेगा, इस बारे में भी अरविंद केजरीवाल जल्द ही निर्णय लेंगे। अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अगर तीसरा हेवीवेट कोई मंत्री है उनके कैबिनेट में तो वो कैलाश गहलोत है। तो जल्द ही जो कैबिनेट का बंटवारा है वो देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली के शराब घोटाले की गूंज अब तेलंगाना में भी सुनाई देगी। बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो कि तेलंगाना के जमीनी काम को देख रहे हैं, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में चूंकि के कविता, जो कि टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उनके करीबी लोगों का भी नाम इस एक्साइज घोटाले में आया है। लिहाजा इस मुद्दे को अब तेलंगाना में भी हवा देना है और चूंकि तेलंगाना में बीजेपी का मुद्दा परिवारवाद और भ्रष्टाचार पहले से है, लिहाजा इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को वहां हर ब्लॉक से, हर जिला के स्तर पर लेकर जाना है, ये बीजेपी ने तय किया है। तो अब आने वाले दिनों में पूरी प्लानिंग सामने आएगी कि कैसे बीजेपी तेलंगाना में दिल्ली के जो शराब घोटाला है, दिल्ली का जो एक्साइज घोटाला है,
जो हेरफेर हुआ था उसको लेकर वहाँ बड़ा मुद्दा और बड़ा आंदोलन चलाएगी, इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी ताकि जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ तेलंगाना में इसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपुरा पुलवामा इलाके में 2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के मामले में फोर्सेस को काफ़ी बड़ी अहम कामयाबी आज तब हासिल हुई जब यहां पड़गामपुरा इलाके में फोर्सेस ने मुठभेड़ के दौरान 2 टीआरएफ के मिलिटेंटों को मार गिराया। और पुलिस ने जो इन मिलिटेंटों के बारे में जानकारी दी उसके अनुसार एक की पहचान इसमें से आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। फोर्सेस ने इस इलाके में बड़े स्तर पर इन मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था और उसी के दौरान कल देर रात फोर्सेस को जैसे ही इन मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने पड़गामपुरा के इस इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान के दौरान मध्य रात्रि को ही यहां छुपे इन मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्याज का मुद्दा सदन के बाहर और सदन के अंदर छाया रहा। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी थी, उससे 1 घंटे पहले एनसीपी के विधायक प्याज लेकर विधान भवन पहुंचे। कुछ विधायकों ने प्याज की माला अपने गले में भी लटका दी। उसके बाद विधायक सीढ़ी पे चले गए, जिसके बाद कांग्रेस और उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के भी विधायक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष ने विधान भवन में यानी विधानसभा के अंदर प्याज का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि किसानों का नुकसान नहीं होगा, राज्य सरकार किसानों को मदद जरूर करेगी। इसके अलावा नाफेड द्वारा जो प्याज है वो अतिरिक्त मात्रा में खरीदी करने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। प्याज का मुद्दा जब विधान परिषद में पहुंचा तब हंगामा शुरू हुआ। तब देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि 2016 और 17 में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। उसके बाद जो प्याज के पैदावार करने वाले किसान हैं उनको सरकार ने मदद की थी। कैमरामैन दिलीप अवेरे और अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज बिहार सरकार के 2 मंत्रियों को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी के तमाम सदस्यों ने इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा किया। दरअसल बीजेपी के नेता मांग कर रहे थे कि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा सेना पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में हुई विनोद सनी हत्याकांड में इसराइल मंसूरी का नाम आया है, लेकिन स्थानीय पुलिस अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। इन दोनों मामलों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ तमाम बीजेपी के सदस्य बेल में आ गए और उसके बाद सदन के बाहर गेट पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि आज विधानसभा में बजट पेश किया जाना था और विजय चौधरी ने बजट पेश किया और इस बजट में सबसे खास बात जो रही वो कि 8 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया था उसको लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो रिक्तियों की संख्या है वो मांगी गई है और बजट में इसका प्रावधान किया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी का दावा तो कर रही है, लेकिन पार्टी की गुटबाजी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में बटी हुई है और कांग्रेस आला कमान भी अब इन दोनों के बीच सुलह कराने की लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में जयपुर में लगे एक पोस्टर लोगों के बीच सुर्खियों का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं, क्योंकि इस पोस्टर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जो बातें लिखी हुई है वह अपने आप में चौंकाने वाली है। यहाँ पर ये पोस्टर साफ बताते हैं जिनमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में मरुधरा की आवाज है, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक पायलट जिंदाबाद, सचिन गहलोत जिंदाबाद। यानी कि अशोक को पायलट बताया गया है और सचिन को गहलोत। एक दूसरे के साथ नाम जोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं और इनका मकसद कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाना है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने आज आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान सरकार के लगातार कर्ज लेने का मुद्दा गूंजता रहा। कांग्रेस ने सवाल किया। आपको बता दें कि आज सरकार फिर 3000 करोड़ का कर्ज ले रही है। बीते 1 महीने में ऐसा मौका है जब 5वीं बार ये कर्ज लिया जा रहा है और लगातार
सरकार के कर्ज लेने पर कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात ये कही कि सरकार जो लगातार कर्ज ले रही है उसके चलते अब तक जो सरकार के ऊपर करीब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज की रकम जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि 2022-23 में जो ऋण है और जीएसडीपी के अनुपात 22.6% हो गया है, यानी लगातार जो ऋण का प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। पूरे साल का अभी आंकड़ा देखा जाए तो लगातार जो कर्जा है वो 20,000 करोड़ का कर्जा अब तक लिया जा चुका है और ज्यादा ये रकम अगर देखी जाए तो इतना ही सरकार सालाना ब्याज भी भर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस कर्ज की जो रकम को लेकर कर्ज पर जो सवाल कांग्रेस करती है तो सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। ये कांग्रेस का दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जिस संदिग्ध आतंकी को लेकर मुंबई पुलिस को सतर्क किया था उसे हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस संदिग्ध को इंदौर से हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजा था और उसमें कहा था कि एक संदिग्ध आतंकी जिसका नाम सरफराज मेमन है, उसने चीन, पाकिस्तान, हांगकांग जैसे देशों में आतंक की ट्रेनिंग ली है और वो मुंबई में घूम रहा है। शहर को इस शख्स से जो है खतरा है। इसके बाद मुंबई पुलिस सहित तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई थी। जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस की टीम जो है इस शख्स से पूछताछ करने के लिए इंदौर पहुंच गई है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। ब्रिटेन में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन रवाना हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेने के लिए 145 वायु सैनिकों वाली भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जामनगर वायुसेना स्टेशन से रवाना हुई है। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। इस कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का उद्देश्य अलग अलग लड़ाकू विमानों की गतिविधियों में शामिल होना और अलग अलग वायुसेनाओं की घातक कमांडो दस्ता के गुण को सीखना है। भारतीय वायुसेना इस साल 5 मिराज, 2 लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोबमास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्लर विमान के साथ अभ्यास में भाग लेने वाली है। आपको बता दें कि अलग अलग देशों के साथ भारतीय वायुसेना जो है फाइटर कमांडो का जो काम होता है वो एक दूसरे के साथ युद्ध की जो स्थिति है वो साझा करेगी। साथ ही साथ कोबरा कमांडो विषम परिस्थितियों में किस तरह से काम करती है इस गुण को भी एक दूसरे देशों के साथ साझा करना है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर के पिता को वैशाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जय किशोर के पिता पर बदतमीजी और पिटाई का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मामले के बाद स्थानीय लोग में बेहद नाराजगी है। आरोप है कि पुलिस द्वारा शहीद के पिता की गिरफ्तारी के बाद उनकी पिटाई भी की गई है। इस घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। शहीद जय किशोर की याद में बने स्मारक को लेकर जमीन का विवाद चल रहा था। आरोप है कि स्मारक सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसे लेकर गांव के ही दलित वर्ग के लोगों ने शहीद के पिता पर यानी राज कपूर सिंह पर जबरन स्मारक बनाकर सरकारी रोड को कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ में गाली गलौज करने का भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे डीएसपी ने अपनी जांच में सही करार दिया था। शहीद के परिजनों का आरोप है कि बिना जांच किए रिपोर्ट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले को प्रकाश में आने के बाद जय किशोर के गांव जाकर दानापुर रेजिमेंट के अधिकारियों ने उनके परिजन से मुलाकात की है। साथ ही थाना प्रभारी से जाकर पूरे मामले की जानकारी भी ली है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं हुगली नदी के किनारे और हुगली नदी पे जिस तरह से करीबन 520 मीटर जो यहाँ पे हुगली नदी के नीचे से ये सुरंग बना हुआ है, टर्मिनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मेट्रो की अंतिम जो यहाँ पे तैयारियां हैं, रंग रोगन का काम हो रहा है, यहाँ पे स्लेटर है उसको बनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों से बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिर जो ये हुगली नदी के नीचे से मेट्रो कैसे जाएगा। हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है एकमात्र हावड़ा ब्रिज है और अब इसके
बाद दूसरा जो यहाँ की जो सेवा शुरू हो रही है हुगली नदी के नीचे करीबन 520 मीटर इसकी लंबाई है और जिस तरह से गहराइयों की यदि हम बात करें तो 25 तल्ले जो बिल्डिंग होती है उसके नीचे इतना ये मेट्रो पूरी तरह से उसकी गहरा किया गया है और वहीं से मेट्रो की सेवा शुरू हो रही है। पहला ऐसा एशिया में जो मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। कोलकाता में पहली बार मेट्रो सेवा शुरू हुई थी और वाकई कह सकते हैं कि हुगली नदी के किनारे जिस तरह से यहाँ पे गंगा नदी बैठता है, हावड़ा ब्रिज हुआ करता है, अब हुगली नदी के नीचे से ये मेट्रो सेवा शुरू होगी और कोलकाता के लिए एक अच्छी सौगात मिलने जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कटरा से भवन तक रोपवे बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इस योजना का अभी से विरोध शुरू हो चुका है। कटरा के स्थानीय दुकानदार, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी और कटरा में घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध मार्च निकाला। श्राइन बोर्ड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन लोगों ने कहा कि हम श्राइन बोर्ड से मांग करते हैं कि श्राइन बोर्ड की ओर से जो ये योजना बनाई जा रही है कि कटरा से भवन तक रोपवे बनाया जाएगा, इस योजना को रद्द किया जाए। इससे पहले ही इन लोगों का कहना है कि इनके कामकाज में बेहद ज़्यादा असर पड़ा है। पहले कोरोना के चलते पहले ही ये लोग बेहद ज़्यादा दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है। ये कई दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में श्राइन बोर्ड प्रशासन लगातार इन लोगों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। इन तमाम लोगों का कहना है कि ये सरकार से, श्राइन बोर्ड प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस योजना को रद्द किया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर इन लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। और आज तमाम लोगों ने विरोध मार्च निकाला और श्राइन बोर्ड प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने इस योजना को रद्द नहीं किया तो इनका विरोध प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और ये तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। न सिर्फ हैक किया है इस अकाउंट को, बल्कि इसका नाम और पिक्चर दोनों बदल दिए गए हैं। नाम बदलकर योगा लैब्स कर दिया गया है और वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। ट्विटर हैंडल को हैक किए जाने के बाद अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। दरअसल युग लैब्स यूएस में स्थित एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एनएफटी और डिजिटल कलेक्टिबल्स डेवलप करती है और इसके साथ ही कंपनी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मीडिया में भी माहिर है। और वहीं टीएमसी प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ट्विटर के संपर्क में हैं और उनको बता दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस परेशानी को हल कर लिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति एंटनी ब्लिंकन कल 3 दिवसीय भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद कल भारत पहुंचेंगे। विदेश मंत्री की रवानगी से पहले अमेरिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की गई है। ब्लिंकन यहां G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ ही 7 स्क्वाड मंत्री स्तर की बैठक और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। जानकारों के मुताबिक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में चीन और रूस की आक्रामकता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बहाली बैठक का मुख्य मुद्दा होगा। कैमरा मिसाइल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारत के बाद अब कनाडा ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। दरअसल ये आधिकारिक सूचना सोमवार को जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 28 फरवरी से इसको पूरी तरीके से डिवाइसों से हटा दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका भी इसी तरीके की कार्रवाई टिकटॉक पर कर चुका है। यानी ये कहा जाए कि सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा ने इस कदम को उठाया है। जो जिस तरीके की बातें की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो जो यूजर्स के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है कि कनाडा में अब चाइनीज़ ऐप टिकटॉक बैन कर दिया है और भारत पहले ही ऐसी चाइनीज़ ऐप को बैन कर चुका था। लेकिन जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है, इसको माना जा रहा है कि सिक्योरिटी और जो कहा जाता है प्राइवेसी का को पूरी तरीके से अनदेखा ना हो। ऐसे में कनाडा की तरफ से ये फैसला लिया गया है और पूरी तरीके से इसको बैन किया गया है। और अभी आधिकारिक तौर पर ये प्रवक्ता जो चाइनीज़ ऐप टिकटॉक के हैं, उनका कहना है कि बिना बताए कनाडा ने ऐसा स्टेप लिया है। लेकिन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें बेहद ही खास तोहफा देने की तैयारी कर रही है। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर अपना 50वां जन्मदिन मनाएंगे और इसी मौके पर
क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पे उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने वानखेड़े स्टेडियम का दौरा भी किया और 2 से 3 जगह चिन्हित की है जहां पर प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। हालांकि आखिरी जगह जहां पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी उसका फैसला जल्दी लिया जाएगा। इस दौरान सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की इजाजत मांगी, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने हामी भरी है। वानखेड़े स्टेडियम में ये बहुत बड़ा गौरव का दिन होगा जब सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों की माने कि इस साल अंत में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ये पुतले का अनिवार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के बाद भारतीय सेना अंग्रेजों के जमाने के कई प्रथाओं को बंद करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये जो प्रथाएं हैं कई कार्यक्रमों में आयोजित किए जाते थे, यानी घोड़े से चलने वाली बग्गियों का इस्तेमाल करना, सेवानिवृत्त पर पुलिस आउट सेरेमनी और डिनर के दौरान पाइपर्स का उपयोग खत्म करने जा रही है। इस संबंध में भारतीय सेना ने अपने सभी यूनिट्स को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि औपचारिक कामों के लिए यूनिट्स में बग्गियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए और इन कामों के लिए जिन घोड़ों का इस्तेमाल होता था उन्हें अब ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस आउट समारोह में कमांडिंग ऑफिसर या एक सीनियर अधिकारी को गाड़ी को यूनिट्स में अफसर और सैनिक उनकी पोस्टिंग या रिटायरमेंट पर खींचते हैं, सेना उन्हें भी बंद करने जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि फिलहाल इसे थल सेना में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी अंग्रेजों के जमाने की सभी प्रथाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में महिला दिवस के पहले सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब बिहार के लगभग 500 थानों में अलग से महिला डेस्क बनाया गया है और इस महिला डेस्क पे महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। अगर कोई महिला फरियादी आती है तो ये महिला पुलिसकर्मी न सिर्फ उनकी शिकायत सुनेंगी बल्कि उनका समाधान भी करेंगे और जिसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से की जाएगी। बिहार पुलिस दिवस पर इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए कई अलग अलग निर्देश भी जारी हुए हैं। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी आदेश में कहा है कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई पुलिसकर्मी मोबाइल से का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी बिहार पुलिस को कई हिदायतें दी गई हैं। बिहार पुलिस दिवस के दौरान जो कार्यक्रम हुए थे उनमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में प्रति 1000 जो पुलिसकर्मियों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी और अगले साल काफ़ी बहालियाँ की जाने वाली हैं। कैमरा मेडिसिन आपके साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मथुरा के बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली आज शाम खेली जाएगी। लठमार होली का त्योहार बेहद खास होता है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु मथुरा के बरसाने में जमा होते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग हर साल होली का त्योहार मनाने आते हैं। मथुरा में होली खेले जाने का अंदाज सबसे अलग है। लड्डू होली और लठमार होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग मथुरा आते हैं। मथुरा की होली बरसाने की लठमार होली सबसे ज्यादा मशहूर है। बरसाना राधा जी का घर है और यहाँ होली खेलने का ऐसा ही अंदाज है कि कोई भी खिंचा चला आए। आज शाम को राधा रानी की नगरी बरसाना लठमार होली खेली जाएगी। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी यहाँ राधा जी होली पर मिलने आए थे और यहाँ के लोगों ने उन्हें लठ मारकर होली खेली थी। लठमार होली में महिलाएं उन्हें हुरनिया कहते हैं। पुरुष इस लठमार होली पर सिर पर ढाल रखकर हुरनिया यानी महिलाओं की लठ से खुद का बचाव करते हैं। और बेहद खास ये भी है कि महिलाएं और पुरुषों में इस दिन संगीत की प्रतियोगिता भी होती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।